नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में किसे टिकट मिलेगा, किसका पत्ता साफ होगा, टिकट पर टेंशन, टिकट पर मंथन, सब कुछ एक साथ चल रहा है। लेकिन इस बीच टिकट के टेंशन और मंथन के बीच में कुछ मौका परस्त नेताओं को मौका ही मौका है। जैसे ही चुनाव आता, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थामने में थोड़ी भी देर नहीं करते। कुछ इसी तरह की घटना घटी उत्तर प्रदेश में। इस घटना को आप ऐसे देख सकते हैं कि बाकायदा पहले बीएसपी के हुआ करते थे, फिर बीजेपी में आ गया, बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जाने का पूरी तरह से मन बना लिया। अभी तक हालांकि बहुत सारी चीज़ें कंफर्म नहीं है, गए नहीं गए, कब जाएंगे, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उसको देखने के बाद यही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में दरअसल इनका जाना तय नजर आ रहा है। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि कई लोगों के नाम अभी और आएंगे, लेकिन नाम इसलिए नहीं लेने के पीछे एक और बड़ी वजह है कि कुछ मौका परस्त के नकाब पोश जो राजनीति है उसका खुलासा करना है कि ऐसे नेता किस तरह के होते हैं। ऐसे नेता सियासी धोखेबाज होते हैं, ऐसे नेता किसी पार्टी के नहीं होते हैं, ऐसे नेता जब भी चुनाव आता है अपने मौके, अपने स्वार्थ के पीछे भागते हैं। इसलिए ऐसे नेताओं की दरअसल उसी वक्त तक पूछ होती है जब तक इनके अंदर जीतने का एक तरह से एक शक्ति कह सकते हैं, सियासी शक्ति उनके अंदर बची रहती है। अगर हार गए तो ऐसे नेताओं को पूछने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन जनता हर चीज देख रही है, समय आने पर सभी को जवाब देगी। क्या ऐसे नेताओं को जनता माफ कर देती है, इसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और बड़ी बहस करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यूपी में चुनावी घमासान से पहले भागम भाग, मौका परस्त नेताओं के लिए मौका ही मौका। धोखा देने वाले नेता क्या होते हैं वफादार? यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी घमासान तेज हो गया है। जिताऊ उम्मीदवारों पर पार्टियां फोकस करने लगी हैं। ऐसे में कई विधायकों की टिकट कटने के कयास लगने लगे हैं। फिर क्या मौका परस्त नेताओं में भागम भाग लगी हुई है। पार्टियों के अंदर खलबली मची है, किसे टिकट दिया जाए, किसका पत्ता साफ कर दिया जाए। लेकिन कई अवसरवादी नेता पहले ही भाप गए और अपना सियासी नकाब बदलकर जीतने के दंभ भरने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक चुनाव से पहले बीजेपी से भाग निकले और समाजवादी पार्टी मुखिया के साथ फोटो खिंचवाने लगे। क्यों छोड़ा बीजेपी, जरा तर्क भी सुन लेते हैं। नाराजगी स्वाभाविक रूप से पार्टी की उपेक्षात्मक रवैये के नाते ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है और इसलिए ये यहाँ बताना चाहिए वहाँ मैंने बता दिया कि राज्यपाल जी मंत्रिमंडल में मंत्रियों को नामित करती है, मनोनीत करती है और माननीय राज्यपाल जी की कृपा से ही सभी मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्री कार्य करते हैं। इसलिए जिसकी कृपा से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिन्होंने मंत्री के रूप में मनोनीत किया था, उत्तर प्रदेश के ऐसे माननीय श्री राज्यपाल जी को मैंने तथ्यों सहित इस्तीफा देने का कारण बताया। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी मतलब खत्म। जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा वो हारेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है। 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है। इसलिए अब कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता। अब यहां सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है और जो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा वही जीतेगा। एक कहावत है, जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भाग निकलते हैं। लेकिन यहाँ तो बीजेपी ऐसी जहाज है जो डूब नहीं रही बल्कि और विशाल बनती जा रही है। फिर बीजेपी से क्यों भाग रहे हैं कुछ नेता? दरअसल ये जो भाग रहे हैं वो नेता तो हैं, लेकिन बिना सिद्धांतों वाले। चुनाव से पहले मौके की फिराक में रहते, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीएसपी तो कभी सपा। राजनीति में ऐसे नेताओं की धोखेबाजी से लोग पहले से ही जैसे वाकिफ होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए जिन्ना महान था, जिन्ना राष्ट्रभक्त था, तो ऐसे लोग तो भारतीय जनता पार्टी में रह ही नहीं सकते।
अच्छा, और दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या नाम है, उनका अपने क्षेत्र के अंदर इतना प्रबल विरोध था, उनको लग रहा था कि शायद उनका टिकट बदला जा सकता है। और दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य और इस प्रकार के जो लोग जो भी भाजपा से छोड़ के जाएंगे, उनकी भाजपा की नीतियों से, भाजपा की रीतियों से, भाजपा के सिद्धांतों से, आदर्शों से कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे लोग तो भाजपा में रह ही नहीं सकते। और ये इस प्रकार का कूड़ा करकट जितनी जल्दी साफ हो जाए वो ही ज़्यादा है। चुनाव से पहले मौका सभी के लिए भले ही नहीं हो, लेकिन मौका परस्त नेताओं पर दांव लगाने वाली पार्टियों को ही पता होता है ये किसी के नहीं होते। तो पार्टी कोई भी हो, ऐसे नेताओं का सियासी भविष्य उनके जीतने पर ही तय होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और चलिए, जिस तरीके से चीजें लगातार सियासी जो समीकरण है वो बदलते नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि कई लोगों को ऐसा लगने लगा है कि किसी का टिकट किसी को मिलेगा, किसी का कटेगा। और इसी बीच ऐसे नेता हैं जो मौके की तलाश में हैं, मौके ढूंढ रहे हैं। वैसे तमाम नेताओं की हकीकत, उनकी सच्चाई सामने आती दिख रही है। इसी पर आज महाचर्चा करेंगे, और महाचर्चा करने के लिए, महाबहस करने के लिए इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त अरविंद विद्रोही जी जुड़ चुके हैं। अरविंद विद्रोही जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता अली मुर्तजा जी इस वक्त हैं। अली मुर्तजा जी, आपका स्वागत है। राशिदा रिजवान, प्रवक्ता कांग्रेस की, राशिदा स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी के नेता इमरान लतीफ़ इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है इमरान जी। सबसे पहले अरविंद विद्रोही जी के पास आते हैं। विद्रोही साहब, क्या कहा जाए, जब कुछ नेता ठीक चुनाव से पहले अपना पाला बदल लेते, कभी वो बीएसपी में होते हैं और बीएसपी छोड़ते वक्त, है ना, बीएसपी को खूब गालियां देते हैं, फिर बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी छोड़ने वक्त फिर बीजेपी को गालियां देने लगते हैं, समाजवादी पार्टी में कुछ दिनों में चले जाएंगे या हो सकता है चले भी गए हों, लेकिन चुनाव आने वक्त फिर समाजवादी पार्टी को गाली देने लगेंगे। क्या इनका कोई सियासी सिद्धांत नहीं होता है? क्या ये मौका परस्त नेता हैं जो चुनाव के ठीक पहले इनका जो है सियासी चरित्र दिखता है? जरा बताइए सर, ऐसे नेताओं की कितनी अहमियत है उत्तर प्रदेश में? गौरीशंकर जी, बात आज हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ही इस्तीफे पर, कैबिनेट से इस्तीफा दिया है उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है अभी तक। अखिलेश यादव जी से मिले हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे या क्या अगला फैसला होगा उन्होंने कहा एक दो दिन में हम स्पष्ट करेंगे। तो अब अवसर का फायदा जो न उठा पाए आज के समय, वो राजनीति की कैसा। अच्छा, जो अपने 4 बार मायावती ने, बसपा ने मंत्री बनाया, राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठा दिया, उसको छोड़ दिए। तो मायावती जी ने कहा अपने परिवार को टिकट मांग रहे थे, छोड़े। फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में भी बेटी सांसद है, खुद भी माननीय मंत्री रहे, लंबे समय तक रहे, पूरे कार्यकाल में रहे। तो चुनाव आयोग आचार संहिता लग गई। तो फिर अगर छोड़ रहे हैं और जो बात बता रहे हैं, जो भी बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, ठीक है, वो भी है, लेकिन वास्तविक सिद्धांत तो सत्ताधारियों का क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या सत्ता की कोशिश में लगे हुए दल, सबका मुख्य लक्ष्य तो यही है ना कि सत्ता हासिल की जाए, टिकट हासिल किया जाए अपनों का, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने लोगों के लिए। और वो अपने कौन हो कि उसका भी अलग अलग क्राइटेरिया है, जात के आधार पर है, संप्रदाय के आधार पर है, धर्म के आधार पर है। तो ये सिद्धांत की जो बात हुई कि सिद्धांत नहीं, ये बिल्कुल सिद्धांतवादी है। इनका सिद्धांत सत्ता प्राप्ति है। अब वो सिद्धांत नहीं है कि हम जनता के लिए लंबे समय तक लड़ेंगे और संघर्षशील साथियों को टिकट देंगे, बूथ कमेटी से लेके विधानसभा कमेटी से पूछ के टिकट देंगे, जो हमारा लंबा समय तक कार्य करता रहेगा उसको हम टिकट देंगे। नहीं, जो भी दूसरे दल से आएगा, अगर प्रभावी है, जातीय सांप्रदायिक आधार पर है, धन पशु है, धन बल वाला है, तो अपने कार्यकर्ता के गर्दन मरोड़ के उसको किनारे बैठा के टिकट दे देंगे। ये राजनीतिक दलों का चरित्र है। और विधायक, एमपी, एमएलए बनने के लिए, सत्ता में और पावर पाने के लिए जो चुनाव लड़ते हैं, उनका चरित्र है। पूरा लोकतंत्र इस समय भीड़ तंत्र में तब्दील होता जा रहा है। भले ही बीच बीच में कुछ उजाले की किरण दिखती हो, लेकिन है चाहे अंधेरा ही। नहीं, बहुत सही बात कह रहे हैं विद्रोही साहब। देखिए क्या है ना कि जब इस तरह के, जब नेता, इस तरह के जब विधायक या फिर एमपी
चुनाव से ठीक पहले जब पासा बदल लेते, पाला बदल लेते, दामन एक पार्टी का छोड़कर दूसरे दामन को थाम लेते, तो साफ समझ में आता है। हम लोग फिल्मों में देखते हैं नकाबपोश नेता, तो ये जो सटीक दो शब्द है ना सर, ये नकाबपोश नेता, दरअसल ऐसे नेताओं पर ही बहुत सटीक बैठता है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में सभी नेता ऐसे हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनकी ईमानदारी की हम लोग मिसाल देते हैं, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने विकास का वो इबारत लिखी, उसका हम लोग मिसाल देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे नेताओं को क्या जनता को माफ़ करने की ज़रूरत है? लोकतंत्र अगर बदल रहा है तो लोकतंत्र को बदलने वाला भी जनता ही है। जनता को ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की ज़रूरत है कि आखिरकार किस आधार पर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ ये लोग पलायन कर जाते। चले इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता अली मुर्तजा जी इस वक्त हमारे साथ है। मुर्तजा साहब, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके है ना, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के कई नेताओं को अपने पाले में कर लिया, कई आपके नेता बीजेपी में भी आए, कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में आए, कई कांग्रेस में गए, वो अलग कहानी है फिर भी थोड़ा सा। लेकिन आप लोग को लगता नहीं है कि हम किस तरह के नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? वो नेता जो कभी बीएसपी में हुआ करता था, वो नेता जो बीएसपी को गाली देकर के बीजेपी में आया, वो नेता है ना इस्तीफा देने के तुरंत बाद गाली देने लगा, वो नेता, उस नेता को अगर समाजवादी पार्टी में जगह दी जाएगी तो कितना वक्त लगेगा ऐसे नेताओं को गाली देने में? आप लोगों को, आप लोगों का तो लाल टोपी उतार लेगा ऐसा नेता जो है। सावधान नहीं है क्या अली मुर्तजा जी? ऐसे नेताओं को क्यों शामिल करवाते हैं, बताइए सर। आवाज चली गई आपकी। चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। राशिदा रिजवान जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। राशिदा, नेताओं का आना जाना, एक कहावत ऐसा हो रहा है ना कि चुनावी मौसम है तो नेताओं का आना जाना लगा रहेगा। सब कुछ ठीक है, लेकिन समय बदल रहा है, लोकतंत्र बदल रहा है, जनता के मिजाज बदल रहे हैं, जनता लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ऐसे ये बीमार ग्रस्त नेताओं की जरूरत किस पार्टी को है, जरा बताइए। ये सब तो बीमार ग्रस्त है ना कि अब 4 साल किसी और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, 3 साल किसी और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, 2 साल किसी और पार्टी के लिए, मतलब इतने मौका परस्त हैं कि इनका दिमाग बीमार हो चुका है। ऐसे नेताओं की जरूरत क्या कांग्रेस को भी रहती है क्या? नहीं, ये आप जो हमारी पार्टी को हमेशा ब्लेम करते हैं, हमें ये थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि हमारी पार्टी के बारे में कुछ बुरा सुन नहीं सकते हैं। हाँ। अब मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ब्लेम कहाँ किया, मैं तो पूछा, एक ऑप्शन दिया ना, विकल्प दिया। हमारे यहाँ देखिए, बीमार नेताओं के से कोई उम्मीद तो नहीं रखते हम कि वो आएंगे या हम उन्हें बुलाएंगे। अब ये हमारा घर है और घर में जो मेहमान आता है उसका हम स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई आएगा तो उसे भगा देंगे। कोई भी हो, मतलब है ना, अपराधी हो, क्रिमिनल हो, लुटेरा हो, डकैत हो, सबका स्वागत करेंगे आप। घर के मेहमान की बात मैंने की नहीं, मेहमान कोई भी हो ना, डकैत हो, लुटेरा हो। आई एम टॉकिंग ओनली द गेस्ट, नॉट डकैत एंड लुटेरा एंड अदर थिंग्स। और एक 2 लाइन मेरी सुन लीजिए तो फिर मैं आगे अपनी डिबेट को बढ़ाती हूँ। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। आप जनता को और इस देश को ऐसे लोग की जरूरत है जो इस देश का भला करे, कल्याण करे और देश को आगे बढ़ाए, प्रगति पे ले जाए। लेकिन आज जो नेता है वो अपना करियर खोज रहे हैं, वो अपना देख रहे हैं मेरा करियर किस पार्टी में बन रहा है, इस चीज को देख रहे हैं। तो ऐसे नेता वो देश के लिए नहीं, अपनी रोजी रोटी को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। आज इनका ये नया कोई बहुत ही वंडरफुल या आश्चर्यजनक कोई चीज ऐसी नहीं है कि बहुत ही लग रहा है कि बहुत अच्छा किया। इन्होंने बसपा में थे तो यही किया था, बेटे को टिकट नहीं मिला था, रायबरेली कहीं से भी मांग रहे थे, वॉट एवर द प्लेस, आई डोंट नो, नहीं मिला तो वो पार्टी छोड़ दिए थे। और आज अभी फिर इनको यहाँ टिकट बेटे को लेके एक मिनट राशिदा, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तो बात ही नहीं आपसे पूछ रहा हूं। मेरा सवाल था कि क्या कांग्रेस पार्टी, मैं तो बार बार कह रहा हूं ना, आपने एक जो शायरी पढ़ी बड़ी अच्छी थी, वो शायरी कि वाकई में वफा की उम्मीद किससे करें, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वफा की उम्मीद किसी से की नहीं जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी आज तक इतनी बड़ी पार्टी नहीं बनी रहती। अगर सारे धोखेबाज ही होते आपकी पार्टी में, अगर वफादार नहीं होते तो
बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी नहीं हो जाती, समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं हो जाती। ये ठीक है, शायरी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन धोखे देने वाले नेताओं को, ये जो धोखा दे रहे हैं नेता सियासी तौर पर ठीक चुनाव से पहले, मैंने इस बात को कहने के बाद मैंने यही बात तो जोड़ी कि जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। अरे जिससे हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो मेरे देश को चलाएगा, वो मेरी रखवाली करेगा, वो मेरे लिए समाज कल्याणकारी काम करेगा, वो मुझे रोजगार देगा, और आज वो नेता अपनी खुद रोजी रोटी के लिए हर पार्टी में जा रहा है, जो है कोई तो मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ। रोजी रोटी के लिए बढ़िया, अच्छा लगा, बिल्कुल मैं अच्छा लगा रोजी रोटी के लिए। अच्छा चलिए, मैं सवाल आपसे रिलेटेड की सवाल मुर्तजा जी से पूछ ही लेता हूँ। ये रोजी रोटी देने वाली पार्टी बन गई है क्या सर आपकी पार्टी, जो है समाजवादी पार्टी? नेताओं की रोजी रोटी का एक बड़ा जरिया बन चुकी है क्या इस बार, इस वक्त अभी? मुर्तजा जी, इंडिया वॉइस को जो मुझे मौका दिया, और देखिए अगर सबसे कोई बेरोजगार, नहीं सर, मैं मौका दिया ठीक है, आप बहुत लोगों को मौका दे रहे हैं, मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूँ। ये रोजी रोटी है ना, वैसे नेताओं के लिए रोजी रोटी का साधन बन गई है क्या समाजवादी पार्टी, जहां पर वैसे नेता जिनको कोई पूछ नहीं रहा है आ जाओ समाजवादी पार्टी में? ठीक है सर, बात सही बोल रहे हैं मुर्तजा भाई साहब? अगर आवाज आ रही है मेरी आप तक तो बोलिए ना, अपनी बात रखिए। देखिए, हेलो जी जी, मुझे आपकी बहुत आवाज बहुत कम आ रही है उधर से। आप बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहिए, आप अपनी बात रखिए। तो हम लोग सुन रहे हैं, बोलिए। हेडफोन लगा लीजिए, आवाज क्लियर आएगी। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बेरोजगार पार्टी है वो कांग्रेस है। इनको अपने प्रत्याशी तक हाथ नहीं आ रहे, और बीजेपी के दिन लग चुके हैं, इनके जहां जीतने वाला है। इनके बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। 100 से ज्यादा विधायक हमारी पार्टी में संपर्क बनाए हुए हैं टिकट के लिए, और हम 300 से ज्यादा सीटें लेके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे, और गरीबों मजलूमों के लिए, न्याय के लिए हम जो संघर्ष कर रहे थे उस पे हम निरंतर कार्य करें। हाँ, और स्वामी प्रसाद मौर्य का उनके साथी जो आए थे उनका भी स्वागत करते हैं। अच्छा अली मुर्तजा जी सुनिए, अली मुर्तजा जी आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है, समझ में नहीं आएगी बात, थोड़ी देर के बाद मैं आपके पास आता हूँ। थोड़ा सा ना कुछ ऑडियो अगर कुछ दिक्कत हो तो उधर से अगर है तो ठीक कर लीजिए, नहीं तो हम लोग भी देख रहे हैं क्या दिक्कत आ रही है। चलिए, इस वक्त एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव जी। इस वक्त है प्रशांत जी, स्वागत है आपका, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे भाई साहब आप, है ना, बीजेपी का नेता होना जरूरी है ना। आपका जो है आपका एक गोला जो है निकल गया तो पूछेंगे ना सवाल कि गोला कैसा था, बारूद किस तरह की भरी गई थी उसमें। 4 साल में बीजेपी ने कुछ सही बारूद का इस्तेमाल नहीं किया उसके अंदर, वो तो छूट गया सर, गोला छूट करके सीधे जो है अखिलेश यादव की गोदी में जा छूटा वो, और वहां जाकर फुस हो गया। बीजेपी कह रही है कि हमारे किसी काम के नहीं थे इसलिए जाने दिए। सही बात है सर, इतना आसानी से आप मतलब इस बात को बोल के निकल लोगे क्या आप लोग? स्वामी प्रसाद मौर्य की बात पूछ रहा हूं सर, याद है ना? जी जी जी। अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के भी 5 एमएलसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले बसपा में थे, फिर भाजपा में आए। अब उनको यहाँ पर लगा कि यहाँ पे टिकट उनके बेटे को नहीं मिल सकता है, और उनको पार्टी ने उनको सम्मान दिया, उनकी बेटी को सांसद बनाया। उनके बेटे भी पिछली बार चुनाव लड़े, कोई डाउट नहीं, विधानसभा से हार गए। हाँ। इस बार भी टिकट चाह रहे, तो हो सकता है कि जो उनके चीजें मांगे रही हो, जो चाह रहे हो ना, उनको हो पाया हो, इसलिए जहां उनकी विचारधारा समझ में आ रही हो वहां पर वो चले गए। बड़ी हैरानी होती है उमराव साहब, बड़ा आसानी से आपने बोल दिया कि विचारधारा पसंद नहीं आई चले गए, तो फिर आप लोगों ने क्यों लिया था उनको बीएसपी से? जब इतना उनका चरित्र का पूरा स्कैनिंग आप लोग के पास था, पूरा हिस्ट्री था, पूरा ज्योग्राफी आपने ले रखा था स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो बीएसपी से तुरंत क्यों खींच लिया उनको आप लोगों ने? 4 साल तक उनका पालन पोषण करने के लिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा करना है, वफादार नेता बनाना है, और मौका देखते निकल गए। समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, हम लोग को जानकारी मिली है। ये तो झटका है ना सर बीजेपी के लिए, आप लोग इस बात को क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हो?
कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, किसी एक नेता पर डिपेंड नहीं है। यहाँ कोई नेता आते हैं जाते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं किसी एक। और हमारे पास मौर्य समाज के सबसे बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो किसी ऐसे नेताओं के आने जाने से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है। चुनाव का समय अभी बहुत से बदलाव होंगे, अभी आने दीजिए, अभी पहला फेज आने दीजिए। बहुत सारे लोग इधर उधर से भी हमारे पास आए। क्या प्रशांत जी कहीं ऐसा तो नहीं था, कहीं ऐसा नहीं था कि जो आप कह रहे हैं, देखिए हम लोग को पता था कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, आप लोग तैयार नहीं थे उनकी बातों को मानने के लिए। तैयार भी कैसे हो जाए, अगर मैं नेता बन जाऊं फिर मैं कहूं कि मेरी पत्नी को ही बना दो, है ना, मेरे बेटे को ही बना दो, मेरी बेटी को ही बना दो, मेरे पिताजी को ही बना दो, मेरी मदर जी को ही बना दो, मेरी मौसी को बना दो, मेरे फूफा जी को बना दो। तो ये तो सर वाजिब है, कोई पार्टी कैसे इतना, है ना, इतना तो वहन नहीं कर पाएगी। मुझे जो पता चला है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य की पूरी फैमिली को टिकट देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए छोड़ करके चले गए। यही बात है, या फिर सबक सिखाने के लिए गए हैं? 4 साल तक आप लोगों ने उनका इज्जत नहीं किया, इसलिए सबक सिखाएंगे वो आप लोगों को? देखिए, महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे और इज्जत वाली क्या हो, बिल्कुल पूरा सम्मान उनका था। उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़के अभी सांसद हैं, अभी भी बदायूं से सांसद हैं। उनको तो भाषण भी नहीं दिया, उनको तो भाषण देने के लिए मना करते थे आप लोग, है ना, माइक छीन लेते थे, फिर बाद में मना करके फिर लाते थे कि ठीक है भाषण दीजिए। याद है ना सर? बदायूं कहीं खबर है, मुझे लगता है कि विद्रोही जी को पता होगा। सही बात है क्या सर, बताइए, है ना? माइक ली, इसके बाद माइक छीन लिया गया, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने बोला, उनको उतर गई माइक से, फिर उनको मनाया गया, फिर लाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य सब तो देख ही रहे होंगे ना, मेरी बेटी के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है तो फिर मैं क्यों इस पार्टी में रहूं? बोलिए प्रशांत जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता को बड़ा स्ट्रांग होना है। 350 का जो लक्ष्य आप लोग लेकर चल रहे हैं ना, 350 का लक्ष्य हासिल करेंगे तो ऐसे, है ना, ऐसे में करके बात कीजिएगा तब तो मुश्किल है सर, जो है मुश्किल है। उससे विद्रोही जी के पास आते हैं। विद्रोही जी, चलिए 1 मिनट सर, आते हैं। विद्रोही जी तो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, तो मैं थोड़ी देर के बाद भी आऊंगा, नाराज नहीं होंगे। मैं आ रहा हूं लतीफ साहब के पास आ रहा हूं। लतीफ साहब आम आदमी पार्टी के। लतीफ साहब, आपकी पार्टी भी खूब कहती है कि आ जाओ, मेरा दरवाजा बड़ा है, जो आओगे सबको संभालूंगा, है ना। कई पार्टियों का विनाश कर दिया आप लोगों ने दिल्ली में, कांग्रेस का सफाया, बीजेपी का सफाया, इसके बाद उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहे हैं कि आ जाओ, सब आ जाओ, सबको सफाया कर दूंगा। उत्तर प्रदेश में चल नहीं पा रहा है। खूब कोशिश किया आप लोगों ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी बसपा, सपा, बीजेपी आपस में ही जो है ना, भागम भाग में लगे हुए हैं। आप लोगों के पास मौका है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कोई नेता को लेने का, हड़पने का सर, लाइन में खड़े हैं, बस आपको चुनना तो है, करना क्या है? देखिए गौरव शंकर जी, आम आदमी पार्टी की राजनीति करने का जो तरीका है वो अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग है। आम आदमी पार्टी ने मुद्दों की राजनीति को केंद्र में लाने का काम किया है पूरे देश के अंदर। आज देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश में चुनाव होते थे, तमाम चुनाव आपने देखे होंगे। आप एक सीनियर पत्रकार हैं, अरविंद विद्रोही जी बैठे हैं, इनको मैं देखता रहता हूं, सुनता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। आपने तमाम सारे चुनाव देखे होंगे, लेकिन बड़े गर्व के साथ और बड़े हर्ष के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा कोई चुनाव हो रहा है जहां जनता के मुद्दों पर भी बात हो रही है। भाई साहब, आप तो सीधे चुनाव प्रचार करने लगते हो। मुद्दा क्या है? देखिए ना भाई, टिकट पर मंथन, भागने लगे जयचंद। इन कुछ जयचंदों पर है नजर या नहीं, ये इसका जवाब दिए। कुछ जयचंद आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है? जयचंद जो सियासी जयचंद है। आम आदमी पार्टी, गौरी शंकर जी, जिताऊ चाहिए ना सर, आपको भी जिताऊ उम्मीदवार चाहिए ना, तो जिताऊ उम्मीदवार कुछ तो रहते ही हैं। जयचंद लोग जो है जीतने का मादा रखते हैं, ऐसे लोगों पर लोग जो है वो, है ना, क्या हो, जैसे मछली फंसाने वाला होता है ना, कांटा फेंका जाता है। गौरी शंकर जी, आम आदमी पार्टी जयचंदों के भरोसे राजनीति करने नहीं आई है। ये बात ठीक लगी के लिए राजनीति करने नहीं आई है। ठीक है, आम आदमी पार्टी की अपनी यूएसपी है, काम की राजनीति, मुद्दों की राजनीति। हम राजनीति करने आए हैं तो हम आम आदमी के लिए राजनीति करने आए हैं, हम आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारी पार्टियों में कुछ अच्छे लोग हैं, सारी पार्टियों में कुछ खराब लोग हैं।
तो अगर कोई अच्छा आदमी किसी दूसरी पार्टी से कहाँ आता आप है कहाँ तो फंसे उसको हुए विरोध हैं? करने की बात नहीं है। आम आदमी लेकिन पार्टी के नेताजी कहाँ फंसे हुए हैं? अच्छा खराब में पॉलिटिक्स नहीं होता भाई साहब, मौका परस्त नेता है ना और वफादार नेता, यही दो है डिफिनीशन, जो कि विद्रोही जी थोड़ी देर के बाद हमसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तुरंत आते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। जब एक नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी का जब सफर करता है तो शुरुआत में अगर 10 या 15 साल पहले की कहानी अगर आप देखें तो ऐसा लगता था कि ठीक है, चलता है, सब कुछ होता है। लेकिन लोकतंत्र का स्वरूप बदल रहा है, जनता का सोचने का पैटर्न बदल रहा है। जनता चाहती है ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की, और ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की ज़रूरत भी है। इसलिए सभी पार्टियों को बहुत ही सावधानीपूर्वक ऐसे नेताओं पर फोकस करने की ज़रूरत है। कई पार्टियों के नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अरविंद विद्रोही जी के पास चलते हैं। अरविंद विद्रोही जी, दरवाजे देखिए, पता है एक चीज़ से मुझे बड़ी आपत्ति है, बहुत आपत्ति है। मैं कई दफ़ा कई नेताओं का विरोध भी किया हूँ इसके लिए, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, या फिर समाजवादी पार्टी के या आम आदमी पार्टी के। मीडिया के सामने आएंगे, कैमरा देखेंगे, जब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं का स्वागत करते हैं अपने घर में, बहुत खुले दिल से बोलते हैं हाँ जी स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको आने दीजिए। ये किस तरह का लोकतंत्र है सर, और किस तरह की पॉलिटिक्स है? ये तो मजाक जैसा है ना। और उसी मजाक और इसी ओपननेस की वजह से, इसी क्या कह सकते हैं कि राजनीति का जो लेवल गिर गया, इसका फ़ायदा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा मौका परस्त नेता अपने लिए उठा लेता है। जी बिल्कुल, ये तो आप गौरी शंकर जी बहुत अच्छा आपने ये लाइनें बोली, और इसी लाइन के साथ मुझे समाजवादी पत्रकार लेखक मधु लिवेज जी की याद आ गई। उनकी एक किताब है भारतीय राजनीति के अंतर विरोध, तो मैंने कई बार पढ़ी है, और आज आपकी बात से फिर पढ़ने की इच्छा जग गई। फिर से बोलिए सर, जरा नाम फिर से बोलिए, मैं ही पढ़ूंगा। क्या बताया किताब का नाम? भारतीय राजनीति के अंतर विरोध, मधु लिवेज जी। ठीक है, भारतीय राजनीति के अंतर विरोध। तो उसमें ये सारी चीजें पहले से लिखी हुई है कि किस प्रकार सिद्धांतों का टोला ओढ़ करके, समाजवाद की बात कह करके, सामाजिक न्याय की बात करके आने वाले समय में, 96, 97, 98 की लिखी हुई किताब है शायद, कि आने वाले समय में जब आंदोलन ठीक होगा तो हमारे आंदोलन से निकले हुए तमाम ऐसे नेता दल बदल करेंगे सत्ता के लिए। और इसके पहले लिखा था डॉक्टर लोहिया ने सत्ता एवं संगठन के सिद्धांत 60 के दशक में। तो ये लोग आज हम लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि ये लोग वास्तविक सिद्धांत की राजनीति करते थे। इनके लिए राजनीति जो है लोक सेवा का माध्यम था, राजनीति इनके लिए जनसेवा का और सिद्धांतों को मूर्त रूप देने का जरिया था चुनाव इनके लिए सत्ता की हनक, सत्ता की प्राप्ति, विरोधी को नीचा दिखाना और परिवार की दौलत बढ़ाना नहीं था। वंशानुगत राजनीति पर सबसे ज्यादा चोट अगर किसी ने किया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सिद्धांतों पर बनी पार्टी समाजवादी पार्टी में अगर एक परिवारवादी आदमी और आकर के जुड़ता है तो भाजपा को मौका मिलेगा। मुझे तो लगता है, मैं पता नहीं मैं कितना सच हूँ विद्रोही जी, मुझे ऐसा लगता है कि लोहिया या बाकायदा समाजवादी जितने भी बड़े नेता रहे पहले, उनके जो नियम और जो सिद्धांत थे, उन नियम सिद्धांतों पर आज की तारीख में अली मुर्तजा की पार्टी या तमाम जो लोग लोहियावादी होने के जो है ना दावे करते हैं, एक उसूलों पर ये लोग नहीं चल रहे। परिवारवाद का विरोध हो रहा था तो परिवारवाद को भर दिया गया, ऐसे नेताओं का विरोध हो रहा था तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर टाँका भिड़ा दिया, ऐसे नेताओं का है ना राजनीति करने पर लोहिया जी का विरोध था, जिन नेताओं का चारित्रिक हिसाब से बहुत सारा मामला गड़बड़ है, वैसे नेताओं की जय जयकार हो रही है। तो लाल टोपी पहन लेने से, लोहिया कह देने से समाजवादी पार्टी समाजवाद जैसे सिद्धांतों का अनुसरण नहीं कर रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की है। बुरा लग रहा होगा मुर्तजा जी को, लेकिन ये बात सही है, बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। मैं आता हूँ सर थोड़ी देर के बाद। प्रशांत जी के पास मैं आ रहा हूँ, बीजेपी के नेता इस वक्त। प्रशांत जी, बहुत आसान होता है कह देना, बहुत आसान होता है सर, बहुत कड़े सवाल मैं पूछूंगा। बहुत आसान होता है किसी भी पार्टी के लिए कि ठीक है हमारे यहाँ आए थे, 2-4 साल रहे, चल दिए। जब नेता बड़ा हो जाता ना सर, जब उसका प्रोफाइल बड़ा हो जाता है, स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रोफाइल बड़ा हो चुका है, वो जनता से कनेक्टेड हो जाता नेता, जनता उसको बीजेपी पार्टी की तरह देखती है।
जनता उसको समाजवादी पार्टी की तरह देखती है ना, जिस पार्टी में वो होते हैं। और उसके बाद ये पूरा जब बंदर नाच ऐसे नेताओं की तरफ से होने लगता तो जनता का भरोसा उठ जाता है राजनीतिक दलों से। मुझे लगता है बीजेपी की किसी प्रवक्ता को ये नहीं कहना चाहिए कि क्यों चले गए, है ना, विचारधारा पसंद नहीं आई। जब विचारधारा पसंद नहीं आई तो 4 साल तक किस मजबूरी में उन्हें रखा जा रहा था बीजेपी में? जवाब दीजिए प्रशांत जी। ऐसे नेताओं को शुरुआत में ही क्यों नहीं दरकिनार किया गया, जिनके बारे में पता था आप लोग की धोखा दे गए? ऐसे नेताओं की वजह से राजनीतिक नुकसान होता है। राजनीति किसी की बपौती नहीं है। हिंदुस्तान के एक एक जनता को हक है राजनीति पर बात करने की। और ये दूषित माहौल बनाने के लिए कौन दोषी है? क्या बीजेपी को माने दोषी? सर देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और राजनीति में बहुत सारी प्रत्याशित चीजें होती हैं। भविष्य में कौन व्यक्ति क्या कदम उठाएगा ये किसी को नहीं पता होता है, और लोग अपने स्वार्थ में, लालच में इस तरह के कदम उठाते हैं जी। जनता उनको देखेगी क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा सम्मान उनको दिया गया। हाँ। जो टिकट दिए गए, बेटी को दिया गया, बेटे को दिया गया। लेकिन अगर कोई कहे कि हम अपने नाम पे ही लगातार हम पिछड़ों दलितों की बात करें, केवल अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने का काम करें, तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है कि लगातार एक ही व्यक्ति के, एक ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ा जाए। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और जो यहाँ पर अपने जो जिस तरीके से बसपा में काम कर रहे थे वो यहाँ पर वो कार्य नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया। तो उनको मायावती जी को पहले ही पता था नहीं है कि उन पे हम डिपेंडेंट हों। मतलब चलिए ठीक है, एक चीज मैं और पूछूंगा, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ। वैसे डिबेट ओपन है, थोड़ी देर के बाद आप लोग काउंटर कर सकते हैं। मुर्तजा जी के पास में आता हूँ। मुर्तजा जी, आप मतलब कंफर्ट पोजीशन में है, मेरे सवाल का जवाब दे पाइएगा? मिलेगा ना सर? पिछले बार नहीं दे पा रहे थे आप, या तो ऑडियो की प्रॉब्लम सही में होगी या फिर आप देना नहीं चाहते। नहीं, मैं सवाल तो पूछ लूं। मुझे बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में क्या करेंगे यदि आते हैं तो? बताइए सर। देखिए, ये जो बीजेपी के पापों का घड़ा था, वो पापों का घड़ा भर गया बीजेपी का, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य आपके पास आ गए। वो डूब रही है। ठीक है, इन्होंने बहुत दलितों पे बहुत अत्याचार किए हैं, उनको कोई सम्मान नहीं मिला, वो बस अपनी जगह स्थिर थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। और अभी कोई बीजेपी ने अभी कोई सूची जारी नहीं की है कि वो परिवारवाद पे ये बात कर रहे हैं कि जी हम उनको टिकट नहीं दे पाए थे। ये ग्रीन सिग्नल है समाजवादी पार्टी के लिए कि ये बीजेपी का जो जहाज है वो डूब रहा है और हम रेस्क्यू ऑपरेशन करके वहां से लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, बीजेपी से निकाल के समाजवादी में लाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये डूबता हुआ जहाज है और डूबते हुए जहाज में कोई तैरना पसंद नहीं करता। और इस बार हम 350 प्लस मैं तो सर इतना जानता हूं मुर्तजा जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है ना, समाजवादी पार्टी है ना, पार्टी के बारे में थोड़ा नियम सिद्धांत किताब थोड़ा सा पढ़िए भाई साहब, जो है ना, जरूरी है। क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है आपको, ऐसे कैसे काम चलेगा मुर्तजा जी? मैं देखिए, चलिए मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक चीज़ मैं सुना था कि जहाज जब डूबने लगता है ना, तो सबसे पहले वहाँ से चूहे भागते हैं, चूहा को सबसे पहले पता चल जाता है। लेकिन बीजेपी तो बहुत बड़ी जहाज है सर, ये तो इतना विशाल जहाज हो चुका है आज की तारीख में कि डूबना तो दूर 10-20 जहाज को अपने ऊपर समाये हुए हैं। तो ये दावे ठीक नहीं है आपको? को पार्टी में ज्वाइन कराने का काम कर चुके हैं। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, वो भी डूबा था और ये जहाज डूब चुका है इनके पापों से। इन्होंने बिजली पे कोई वर्क नहीं किया, एजुकेशन पे कोई वर्क नहीं किया, एजुकेशन पे कोई इन्होंने वर्क नहीं किया है, सड़कों पे इन्होंने कोई वर्क नहीं किया है। महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, किसान सब सड़कों पे हैं, किसान आंदोलन करके मर गए 700 लोग। तो ये इनका प्रोपेगेंडा चलेगा नहीं, वंशवाद पे नहीं चलेगा, परिवारवाद पे नहीं चलेगा। केशव प्रसाद मौर्य जी को वहाँ पड़े हुए इसीलिए आपको लगता है मुर्तजा जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारी पार्टी में आ जाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य हमारी पार्टी में आ जाएंगे और हम लोग की पार्टी का एकदम से नैया पार हो जाएगा। ठीक है सर, बधाई हो आपको। आ गए क्या स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में? आ गए सर? हमारे पार्टी में आ चुके हैं। वो आ चुके हैं, मतलब आपने फीता उता पहना दिया उनको?
अभी कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं पहना है। अभी एक दिन में आप देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा उनके कुछ अन्य साथी भी पार्टी ज्वाइन करेंगे। मतलब 2-3 दिन के बाद लोहिया करना शुरू कर देंगे वो, है ना? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं। अभी 4 दिन पहले जय श्री राम करने वाले लोहिया करेंगे और जिन्ना करेंगे। बहुत बढ़िया सर, तो जय श्री राम बधाई हो, बधाई। कौन सी गलत बात है? श्री राम तो सबके हैं, हाँ? इसमें कौन सी गलत बात है? तो जय श्री राम जिन्ना सबके हैं। जिन्ना भी तो आप ही के है ना? भगवान जिन्ना भी तो आप ही के है ना? बोलिए, शर्माइए मत सर अली मुर्तजा जी, इतना शर्माइएगा पॉलिटिक्स में कैसे काम चलेगा? बोलिए। जिन्ना तो आपके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बोलते हैं, तारीफ करते हैं जिन्ना का, आप ही कर दीजिए, क्या दिक्कत है? लोहिया सबके हैं, हमारे भी हैं। सही बात बोला आपने। राशिदा जी आते हैं, राशिदा जी के पास। ठीक है सर, ठीक है सर, आते हैं। राशिदा जी एक बात बताइए, हिंदुत्व को गाली देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है ना, आप भी बोल रहे थे ना कि कांग्रेस ऐसे वैसे, 33 साल हो गया। और मैं एक आध बार कहानी भी बताया था कि मैं एक बार जा रहा था कैब में, है ना, कैब के ड्राइवर से हमारी बातचीत होने लगी, कांग्रेस का समर्थक लग रहा था, या पता नहीं कांग्रेस के जाने का गम था क्या था। बहुत दुखी था बेचारा वो, इतना दुखी था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, इतना दुखी था। वो बोला कि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं देख पाया मैं, है ना। अपनी उम्र बता रहा था 30-32 साल जो है, और मतलब रोते रोते बोल रहा था कि कांग्रेस पार्टी का क्या होगा। आप लोग जो दावे करते हो ना राशिदा जी, टीवी चैनल पे बैठ करके डिबेट करते हुए बढ़िया जो बात बोलते हो ना, उस एक बात का असर उत्तर प्रदेश की जनता पर नहीं है राशिदा जी, बड़ा मुश्किल है। ये आप कैसे दावा ठोक रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जनता 33 साल हो गए, मैं क्या कहूंगा, 33 साल हो गए, मैं दावा क्या करूंगा, 33 साल हो गए। 33 साल की बात नहीं कर रही हूँ। आप जो कह रहे हैं ये हकीकत है कि 33 साल नहीं आई है, लेकिन इस समय जिस तरह से हमारी पार्टी में औरतें जुड़ रही है, 40% भागीदारी दी जा रही है, और शायद किसी पार्टी में नहीं जुड़ी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो। कांग्रेस में जो औरतें जुड़ रही हैं वो अपने को गर्व फील कर रही हैं, क्योंकि अब टाइम आ गया है शीशा दिखाने को समाज का। क्योंकि समाज के लोग औरतों को, समाज की औरतों को सिर्फ और सिर्फ घर तक ही सीमित रखा गया है। ये हमारी ही पार्टी है जो आज समाज में हिस्सा दे रही है कि आइए आप भी अपना हिस्सा दीजिए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, क्योंकि समाज में किसी पार्टी में रह के औरतें सुरक्षित नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो। किसी पार्टी ने महिलाओं के लिए कोई आवाज उठाई है? ये जो बैठे हैं लाल टोपी पहन की समाजवादी पार्टी, ये उन्नाव के केस में क्या खड़े हुए थे? हाथरस के केस में खड़े हुए थे? ये जो बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता, इनसे पूछिए क्या किसी दलित के बेटे को किसी के रात में जला सकते हैं करो उसमें कारपिंट का तेल डाल के? ये कहाँ का अन्याय है? आज हमारी सरकार नहीं है, हम मानते हैं कि नहीं सरकार हमारी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार कभी अत्याचार नहीं की है। हमारी सरकार में जब हमारी सरकार थी, हम भी नहीं पैदा हुए थे। राजस्थान की बात कर लीजिए, फिर जहाँ हमारी पार्टी में लोग भागते नहीं थे, जहाँ थी तो राजस्थान में दलितों पर अत्याचार खूब जमकर होते हैं। नहीं हमारी बात मैंने आपके सेंटेंस कंप्लीट सुने, पहले मेरी सेंटेंस सुन लीजिए। आपके और इनके कई लोग के क्वेश्चन में दिमाग में आए, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, पहले इन्हीं लोग सवाल आपने पुटअप कर लिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये बताइए, जो भी कह रहे हैं कि मैं न्याय दिलाया, सब कुछ किया, मैं पूछना चाहती हूँ किसके हक में सड़क पे उतरे हैं? कौन उतरा इस समय? कौन लड़ाई लड़ रहा है? विपक्ष में बैठे हुए अंदर, घर के अंदर घुसे हुए हैं, कौन लड़ रहा है लड़ाई? एक बात बताएं राशिदा जी, लड़ाई का मतलब क्या समझती है आप? नहीं, लड़ाई का लड़ने मतलब लड़ाई का मतलब ये समझते हैं आप लोग? जब ऑक्सीजन के लिए लड़ाई का मतलब ये समझते हैं, सुनिए लड़ाई, कांग्रेस लड़ाई का मतलब क्या समझती है कि पत्थर फेंक दो पुलिस कर्मियों के ऊपर, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर, है ना, पूरे दिल्ली को जाम कर दो एनआरसी के मैटर पर, उठो ही ना। ये लड़ाई है आप लोगों की, किसानों के लिए ये लड़ाई है, या फिर जरूरतमंदों को अगर पॉलिसी के जरिए अगर मदद पहुंचाई जा रही तो वो असली लड़ाई है? बताइए, लखीमपुर हल्ला करने से नहीं होगा किया गया है, तब ये सरकार शोर करने से थोड़ा ही होगा, शोर करने से कुछ नहीं होगा। 370 को फिर से लाने वाली पार्टी, उस पर फिर से वकालत करने वाली पार्टी को लड़ाई का मतलब क्या समझ में आता है? बोलिए प्रशांत जी, जब बेटियां रोजगार नहीं था उसके पास। अगर आपके पास तर्क है प्रशांत जी तो काउंटर कीजिए राशिदा जी के बयान को। प्रशांत जी आपसे पूछ रहे हैं सवाल। देखिए, प्रियंका जी को महिलाओं की याद केवल उत्तर प्रदेश में आती है। ये 40% टिकट उत्तर प्रदेश में देने की बात करते हैं। अभी पिछले महीने राजस्थान में इनका कैबिनेट का गठन हुआ,
ये बताएं राजस्थान में कितनी महिलाओं को कैबिनेट में शामिल किया? केवल एक। उत्तर प्रदेश की पंजाब में महिलाओं को टिकट नहीं देंगे, उत्तराखंड में नहीं अरे देंगे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी गौरशंकर जी, मैं 20 सेकंड में बात कहना चाहता हूँ। जो एक महिला गेट के सामने मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लेती है, घास झाड़ के, तब ये मिलने नहीं जाते हैं। 20 सेकंड सपा के लोग बैठे हैं, जो इनकी पार्टी के लोग ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव लड़ने जाते हैं, उस पल्लू कैसे खींचे डिबेट हो रही है? ये गांव की लड़ाई हो रही है क्या? के उनकी सद्भावनाओं को देते हैं, उनको सहानुभूति देते हैं। तभी तो सरकार कहाँ बैठी हुई कांग्रेस थी? पार्टी मैं है पूछना प्रशांत चाहती हूँ, उमराव बताएं जी, कांग्रेस पार्टी बदलती हुई कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की ब्रिगेड की हैं, सब ऐसे ही बोलती है। आप इधर जवाब दीजिए इनको इसी तरह से, अगर है आपके पास शब्द या तर्क है तो बोलिए। उनके स्टेटमेंट को आप जैसे भी लीजिए, लेकिन वैसे ही बोलेंगे। जवाब नहीं किसी के पास है। बदलती हुई कांग्रेस है प्रियंका गांधी वाली कांग्रेस। किया क्या है, खाली मुझे बताइए। किस हाथरस की बेटी को बोल लेने दीजिए जाने के लिए, और नाव में जो चिन्यानंद को शराब दिए गए, और भाई साहब प्रशांत जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। प्रशांत जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है, आप किसी का इंतजार न कीजिए। प्रशांत जी बोलिए, आप आपसे पूछ रहे हैं सवाल, क्या तर्क है आपके पास? राशिदा जी सवाल उठा रही है ना, तो दीजिए उसका जवाब। नहीं आ पा रहा है जी, ये जो बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, जिस तरीके से बोल रही है। ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हर मोर्चे पर फेल है, महिलाओं के मामले में बिल्कुल फेल है। आप लोग जो दावे कर रहे हैं ना कि हमारे यहाँ कानून की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, विकास का मॉडल बहुत बेहतरीन है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सब कुछ बेहतर है, उसकी वो पोल खोल रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं है, सब बेकार है। बोलिए, जवाब दीजिए सर। कुछ नहीं है, बेकार है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति सबसे ठीक है। आज 8 बजे 9 बजे महिलाएं रात में जाके कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना खा सकती हैं, और जनता ने वो शासन काल देखा है सपा बसपा के समय का, किस तरीके से अत्याचार होता था। नहीं खा सकती हैं, वो जॉब पा सकती हैं, वो पढ़ नहीं सकती हैं, वो रात में कहीं जा नहीं सकती हैं। चलिए मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। अरविंद विद्रोही जी के पास आते हैं। उनकी पढ़ाई पे उंगली उठती है। अरे मैं एक मिनट रुक जाइए। आप लोग का तर्क मेरे को पसंद नहीं आ रहा है सर। एक मिनट, राशिदा जी, ना आपका तर्क मेरे को अच्छा लग रहा है, ना प्रशांत जी भी कोई ठोस बात कर रहे हैं। इमरान लतीफ जी के पास मैं आऊंगा। इमरान लतीफ जी, एक बात बताएं, आम आदमी पार्टी अपने को तीसरा विकल्प पेश करने जा रही है। बहुत सारी चुनाव रैलियां और है ना 50 तरह की चीजें होनी थी, सब बंद हो गई। अब क्या दिख रहा है आपका, आगे का क्या रोड मैप है, कैसे क्या करेंगे? देखिए गौरीशंकर जी, उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी ने बीते 2 वर्षों के अंदर एक सशक्त व्यवहारिक सकारात्मक विपक्ष के रूप में अपनी उपस्थिति कराई। आज मुद्दों पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने 4.5 वर्षों में 5 वर्षों में कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर, आज फिर से वो अपनी नफरत की राजनीति की तरफ जा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी मजबूर हो रहे हैं ये बात कहने के लिए कि 80% और 20% के बीच का चुनाव है। तो मैं अपने मित्र प्रशांत जी से पूछना चाहूंगा, मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहूंगा कि आप बताएं कि निर्वेंद्र मिश्रा जी 80 में थे कि 20 में थे? इंद्रकांत त्रिपाठी जी जिनकी हत्या कर दी गई फिरौती मांगने के चक्कर में, एक एसपी जो आज तक फरार है, जिसको ढूंढ नहीं पा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन। पत्रकार को अपनी स्वतंत्रता के आधार पर जनता 80 में थे या 20 में थे? खुशी दुबे जो निर्दोष होकर भी बंद है, वो 80 में है या 20 में है? प्रशांत मिश्रा वो 80 में है या 20 में है? संजीत यादव जिसकी 72 कानून व्यवस्था की वजह से अपहरण होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है कानपुर के अंदर, वो 80 में है या 20 में है? वाल्मीकि समाज की हाथरस की बेटी जिसको 3 बार बनना पड़ा, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, वो योगी जी का काम तमाम हो चुका है, और 2022 से बहुत जल्दी पत्ता व्यापारी जो गोरखपुर में मार दिया गया, पुलिस वालों ने मार दिया, 80 में थी या 20 में थी? महिलाएं लेके आएंगी, महिलाएं जीत के आएंगी। में 401 सीट लाने वाली है ना। मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, उसमें राशिदा जी का भी नाम आ जाएगा। नहीं तो फिर क्या नहीं, आप बताइए, आप बोल रही हैं, सरकार आने वाली है, आप किसके फेवर में हैं? हम तो कहेंगे नहीं सरकार बनेगी, मैं तो कह रही हूं सरकार बनेगी। जमीनी हकीकत 7 है आपका भी, है ना? 7-8 है, 7-8 के बाद बताओ कम होगा या ज्यादा होगा? 2-4 सीट ही बढ़ेगा ना, कितना बढ़ा पाओगे आप? ये तो हालात बताएंगे ना, है ना? समाजवादी पार्टी पिछली बार जितनी थी, हो सकता है कुछ बढ़ा ले। बीजेपी पिछली बार जितनी थी, हो सकता है घट जाए, है ना? बहुत ज़्यादा सीट थी तो घटेगा ही, बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन है तो हैसियत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कितने सीट की है? 2017 के हिसाब से कितने सीट की है राशिदा? 7 सीट की।
हम और ज्यादा से ज्यादा आप सीट बड़ी निकाल बातें के कर लेके रहे हो आएंगे। 2022 में, है ना, 2022 में बीजेपी को पता चल जाएगा। अरे रास्ता जी, है ना, सियासी हैसियत जो है 5 पैसे का, बात कर रहे हो 1 रुपए का। करते हैं, जमीनी बात करते हैं, हम हवा में तीर नहीं मारते मैं तो 5 पैसा नहीं, मैं तो कह रहा हूं 25 पैसे की, 25 पैसे तक भी बात करो तो चलेगा, और ज्यादा से ज्यादा है सीट ना। 80 पैसे 90 आएंगे। पैसे वाला ना ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए राशिदा जी। नहीं, 90 पैसे वाला और 10 पैसे वाला ओवर प्रवक्ता जो है ना, किसी पार्टी का एक फेस होता है, फेस होता है। आप लोग ये फेस दिखा रहे हो, ये फेस दिखा रहे हो ना। कांग्रेस पार्टी का फेस राशिदा रिजवान, राशिदा रिजवान कांग्रेस पार्टी का फेस, यही राशिदा रिजवान जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत है उस पर बात नहीं करेगी, राजस्थान में कांग्रेस की क्या हालत है बात नहीं करेगी, लेकिन 5% की हैसियत वाली कांग्रेस पार्टी सीधे सरकार बनाने के दावे कर रही है। मेरी बात सुन लीजिए, आपने खुद कहा कि 33 साल से मेरी सरकार नहीं यूपी के अंदर है, मैं किसी को कबूल कर रही हूँ, मैं ये भी कह रही हूँ मैं ये भी कबूल कर रही हूँ। विद्रोही जी बताइए, आपका कॉन्फिडेंस क्या है? अरे मैं कॉन्फिडेंस जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत। आपकी हैसियत 7 पार्टी की है, वो जमीनी हकीकत है। गांधी जी का कल आपने 7 इंटरव्यू देखा 7 होगा, सीट के बाद अगर 50 सीट मिला के दिखाओगे ना, तब मुझे लगेगा कि हाँ राशिदा कुछ कह रही थी, कोई भी हो। उतना भी दिख नहीं गौरी रहा है। शंकर जी, प्रियंका गांधी ने एक बहुत अच्छा बोलिए नारा सर दिया, विद्रोही जी। जी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हाँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और बहुत बढ़िया उन्होंने नारा दिया उत्तर बहुत प्रदेश बढ़िया। की राजनीति के लिए। नो डाउट। जब वो सोनभद्र गई तो सुन पड़े विपक्ष को आवाज दिया, लेकिन क्यों उसके बाद उन्हें कहना पड़ा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? क्या इस बात को कांग्रेस की प्रवक्ता राशिदा जी समझती हैं? प्रियंका गांधी को उस दर्द को समझने के लिए आप कल का उनका इंटरव्यू देखिए, उनको मालूम चल गया कि उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का संगठन तो लायक नहीं है, मेरी सरकार बनने वाली है। तो उनके काम को करे। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। अब प्रियंका गांधी हिंदुस्तान की राजनीति में 97-98 में आने वाली थी, लेकिन सोनिया गांधी का पुत्र प्रेम, राहुल गांधी का के प्रति उनकी आसक्ति, उन्होंने एक बेटी को पीछे ढकेल दिया जो अब उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही। वो दर्द है, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। राहुल गांधी नहीं लड़ पाए भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए प्रियंका गांधी ने नारा दिया लड़की लड़ सकती हूँ। ऊर्जा वहां लगाइए और अपने लीडरशिप को रेगुलर सुनिए। प्रियंका गांधी को रेगुलर सुनिए। प्रियंका गांधी ने कल के इंटरव्यू में भी साफ किया है। प्रियंका गांधी का नारा लड़की हूँ प्रियंका गांधी को रेगुलर सुनिए। प्रियंका गांधी ने संदेश दे दिया है, उन्होंने कहा है कि इंदिरा जी ने लीड किया था देश, इस स्लोगन का मतलब क्या होता है? देश को कांग्रेस को सोनिया जी चला रही है, उसके बाद वो ही चलाएंगी। राहुल के भरोसे मत राशिदा रहिए। सुन लीजिए, कुछ ज्ञान हासिल कीजिए। इंटरव्यू कर लीजिएगा प्रियंका जी का, है ना। 7 सीट लाने वाली पार्टी, 7 सीट लाने वाली पार्टी बैठ करके सारे लोगों को ज्ञान दे रही है। अपने ऊपर थोपेंगे वो ज्ञान नहीं है। अरे प्रियंका जी का इंटरव्यू कल का सुन लीजिए, प्रियंका जी का इंटरव्यू सुन लीजिए। प्रियंका जी लंबी पारी खेलने जा रही हैं, उनकी नीतियां ठीक है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के धैर्यवान संयम वाले आते हैं विद्रोही जी। कार्यकर्ता विद्रोही जी, चाहिए। मैं थोड़ी देर के बाद अब आपके पास आऊंगा। राशिदा, आप कृपया करके जब सवाल पर आऊं तो बोलिएगा। प्रशांत उमराव जी, अब जरा मैं आपके पास आ रहा हूं। बताइए सर, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, खूब सारे दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, विकास मॉडल भी आप लोगों की तरफ से पेश किया गया। विपक्ष माने ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। विपक्ष के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोकतंत्र में, ये बात सही है। फ़र्क जनता के वोट से पड़ता है। जनता, जनमानस का सरकार के प्रति क्या सोच है, इससे फ़र्क पड़ता है। मैं भी नहीं पूछूंगा कि जनमानस की सोच क्या है, आपको कैसे पता चलेगा क्या सोच है, लेकिन जो विकास का मॉडल है, क्या वाकई में ज़मीनी हकीकत इसकी ये है कि लोगों को फ़ायदा हुआ है, लोग खुश हैं? अब टीवी पर, रेडियो पर एडवर्टीज़मेंट तो हम लोग देखते हैं, लगता है सब कुछ अच्छा है, बेहतर है। इससे उलट क्या है, किस तरह की दिक्कत आप लोग को हो रही है उत्तर प्रदेश में इस वक्त लोगों को फेस करने में? बताइए जरा प्रशांत जी। सुन रहे हैं प्रशांत जी? देखिए, सभी क्षेत्र का विकास किया है जी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात धर्म के भेदभाव के। आज उत्तर प्रदेश से 15 करोड़ से अधिक लोगों को राशन मिल रहा है। 30,000 गांव में टैप वाटर सप्लाई हो रहा है। आज गांव में 18 घंटे से अधिक बिजली है और शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। कानून का शासन है। किसानों के लिए आज किसान सम्मान निधि उनके खाते में जा रही है।
महिलाओं के लिए योजना चली, 2.6 करोड़ शौचालय बनाए गए। तो हमने सभी वर्गों के लिए काम किया बिना किसी भेदभाव के। 4.5 लाख लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी दी बिना किसी भेदभाव के। वो काफी देश, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि पहले समाजवादी पार्टी के शासन में 2 जिले 3 जिलों के लोगों के लिए काम होता था। आज चाहे पश्चिम में मेरठ एक्सप्रेसवे हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे, सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमने काम किया है। देखिए, आपकी खामोशी का मतलब है प्रशांत जी ठीक बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है। बोलिए, काउंटर कीजिए, आपके पास है कुछ तर्क? अगर लग रहा है कि प्रशांत जी सब गलत बोल रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं, क्या तर्क है, क्या पढ़ के आप आएंगे? देखिए गौरी शंकर जी, भारतीय समाजवादी पार्टी का कुछ होगा ना, आपके पास स्टैंड होगा ना, तो कीजिए ना, उसको काउंटर कीजिए ना आप बैठकर। प्रशांत जी से कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। सवाल नहीं सर, जो बोले हैं उनका काउंटर कीजिए। सवाल पूछने का मेरा मैं उन्हीं की बातों में पूछना चाहता हूँ। कानून व्यवस्था के मामले का जिक्र इन्होंने किया, इन्होंने रोजगार के मामले का जिक्र किया। रोजगार को लेकर इन्होंने क्या किया है? आप आज भी देखिए, आज भी नौजवान सड़कों पर हैं। जो नौजवान नौकरी मांगने के लिए आता है, एक भर्ती अगर इनके राज्य में एक भर्ती पूरी की जा चुकी हो तो बता दीजिए आप मुझे। 4.5 साल के अंदर अगर एक भर्ती पूरी तरीके से इन्होंने कर लिया हो, कि एग्जाम पूरा हो गया हो, पर्चा ना लीक हुआ हो, भर्ती आ गई हो। टीटी और सुपर टीटी पास हूँ, 97, 98 नंबर है, मुझे जॉब नहीं। गौरी शंकर जी, कैसे आप डिबेट कराते हो, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ भाई। ओबीसी कोटा खत्म हो गया, ओबीसी कोटा खत्म हो गया। गौरी शंकर जी, कैसे डिबेट करा रहे हैं आप? एकदम मतलब अपने दर्द को कह नहीं सकते क्या? काउंटर ओपन है, इन्होंने खुद कहा है कि डिबेट में इंटरफियर कर सकते हैं। राशिदा, ये बताएं किसके बारे में बोला आपने? अपने बारे में बोला? नहीं, हाँ, मैं बेरोजगार हूँ। हम लोग भी, हमारे बेरोजगार है, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी बेरोजगार हो गई? कांग्रेस पार्टी की नहीं, मैं 69,000 की बात कर रही हूँ। नहीं, आप अपने बारे में बोला, आपने अपने बारे में बोला। मैंने काम दिया है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, मतलब बेरोजगार आप हैं। अरे तो ये बताइए, आप पढ़ाई लिखाई करे कंपटीशन में आप बैठ नहीं सकते हैं? ओहो, मतलब अब समझ में आया। मैं आता हूँ विद्रोही जी की। विद्रोही जी, ये जो आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता सब पर्यटन पॉलिटिक्स करते हैं, साइड पॉलिटिक्स करते हैं, राशिदा जी ने आज इसको प्रूफ कर दिया। विद्रोही जी, उन्होंने पूरी तरह से प्रूफ कर दिया। देखिए, उन्होंने कहा ना कि हम बेरोजगार हैं, तो ये कर क्या रही हैं? प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी, क्यों कह रही हैं बेरोजगार है? मतलब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो प्रियंका गांधी पर आरोप बीजेपी की तरफ जो लगाया जा रहा है, गलत कहाँ है? नहीं, गलत नहीं, आप मेरी बात नहीं, देखिए, अब बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा आरोप और राहुल गांधी का कहना बेरोजगार है, वो ठीक है, लेकिन विपक्ष की राजनीति को अनुशासित करना चाहिए, संयमित चाहिए, जो लगातार राजनीति करे। और प्रियंका गांधी निसंदेह अच्छी कोशिश कर रही, राहुल गांधी से बहुत बेहतर है, इसीलिए उन्होंने कहा। ठीक है, समझ में। चले राशिदा जी, या तो रोजगार ले लो या फिर कांग्रेस का प्रवक्ता ही बने रहो। और कांग्रेस का प्रवक्ता बने हो तो खुद को बेरोजगार मत कहो, नहीं तो पूरी पार्टी पे सवाल उठ रहा है, पूरी पार्टी पे सवाल उठ रहा है। प्रशांत उमराव जी, आप थोड़ा लेट आए, दो चार सवाल और बनता था। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के नेता अली मुर्तजा, अरविंद विद्रोही जी, राशिदा रिजवान, सभी ने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।